ओके जी, वेलकम बैक। सो जी, इसको रीड कीजिएगा। यू आर आस्क्ड टू मेक अ कॉपी ऑफ अ मैगजीन आर्टिकल एंड इंक्लूड इट इन द इंटरनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मटेरियल्स फॉर द न्यू सॉफ्टवेयर बीइंग क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था सॉफ्टवेयर के बारे में, कोई जर्नल सॉफ्टवेयर के बारे में, और आपको आर्टिकल अच्छा लगा या आपके बॉस को वो आर्टिकल अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार ये ना आर्टिकल अपनी ट्रेनिंग में उसमें शामिल करवा लो, इसको इंक्लूड करा लो। सो यू सी द आर्टिकल हैज अ कॉपीराइट नोटिस, सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू? क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए जी? सर, या तो जिनका आप डाटा कॉपी कर रहे हो उनसे आप उसके वो उनसे लें, बिल्कुल बिल्कुल राइट्स लें। आस्क द कॉपीराइट ओनर फॉर परमिशन। उनको राइट एक ईमेल करें, और बॉस अगर बहुत जल्दी में चाहे तो उनको बताएं कि सर ये अनएथिकल है, आई आस्क फॉर द परमिशन, और अगर वो परमिशन देते हैं तो करेंगे, और अगर ऐसे वो कहते हैं कि नहीं, वो परमिशन नहीं देता, फिर आप नहीं करें। अच्छा, नाउ योर कंपनी इज इन कंपटीशन टू विन अ मेजर प्रोजेक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स। You are told you must make a large payment to the foreign minister in order to be considered for the project. So what is the best thing to do? तो ये ब्राइब में आ जाएगा, इसको हमें ये इग्नोर very करना good. पड़ेगा। Refuse to make the payment. It appears to be a bribe. Very good. So if exam has an answer choice that suggests you consult with your legal department, ये important है, to get a recommendation for the best course of action, that could be the best answer unless the scenario implies you have already done this. एक्चुअल में बाज दफा सिनेरियो के अंदर ये वो दे देता है कि यार आप लीगल अटॉर्नी से भी करें। अगर क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ब्राइब है, तो फिर आपको अटॉर्नी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो रास्ते ना ढूंढे कि जिन रास्तों से पीछे से छुप के आप इलीगल काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो फिर उस केस में जनरली अटॉर्नी को आप करते हो कि अटॉर्नी अटॉर्नी आपको ये, क्योंकि लीगल मैटर है, तो लीगल मैटर आपको वो बताएगा या वो क्लैरिफाई करेगा कि क्या करना है। अच्छा, नाउ यू प्रोवाइड अ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द प्रोजेक्ट टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। ही इज अनहैप्पी विद द एस्टिमेट because he thinks, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, because he thinks the cost should be lower. He asks you to cut 15% of the project estimate. What should you do? सर, रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाना पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम इस तरह से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते हैं। इसको अच्छा, अब एक्सरसाइज कर सकते। हाँ, कट नहीं लग सकता, ये याद रखिएगा। ये देखें, मैंने एक बड़ी नेक नीति से पैडिंग यूज किए बगैर एक रियलिस्टिक एस्टिमेट बनाए थे, और उन रियलिस्टिक एस्टिमेट को बनाते 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 जब मैंने टोटल किया, लेट्स से ड्यूरेशन का या कॉस्ट का कर लेते हैं, कॉस्ट की बात हो रही है, मैंने कहा कि यार ये वो मिनिमम अमाउंट है जो मुझे चाहिए, इससे मजीद कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की है इस पे, सारी चीजें ईमानदारी से, टू बी ऑनेस्टली मैंने कही है। अब वो मुझे कह रहा है 15% कट लगा दो। जब मैं 15% कट लगाऊंगा तो इसका मतलब है या तो मेरे पिछले एस्टिमेट में पैडिंग थी, तो या फिर ये है कि मैंने अनरियलिस्टिक, मैं एग्री कर जाऊंगा, मेरी नजर में जो रियलिस्टिक एस्टिमेट था वो मैंने पहले फॉरवर्ड किया, और अब मैं एक गलत एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो वेरी गुड, वी वुड नेवर डू दैट। हम ये जरूर देखेंगे कि कोई कंप्रेस स्केड्यूल कंप्रेशन टेक्निक, कोई री एस्टिमेटिंग, कोई स्कोप के चेंज करके जस्टिफाइड वे में रियलिस्टिक स्केड्यूल या कॉस्ट एस्टिमेट लेके जाऊं पर, वो कहूंगा सर ये मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है, अगर हम इसको इस तरह नहीं या इस तरह ना कर लें, या ये स्कोप अगर कट करवा दें, तो फिर हम विद इन बजट आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं कट नहीं हो सकता। अच्छा जी, नाउ इन रिव्यूइंग द ड्राफ्ट ऑफ मंथली प्रोजेक्ट अपडेट रिपोर्ट published by the project management office, you notice another project manager, दो दूसरा है, is exaggerating his project status. You know this project manager is being untruthful because a deliverable due to your project is estimated to be delivered in 2 weeks. Cut short, आप इसको बाद में पढ़ेंगे यकीन, वो ये कि एक पीएमओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आती हैं सारों की, आपके प्रोजेक्ट की भी आ रही है, एक और प्रोजेक्ट मैनेजर की भी आ रही है। आप उस रिपोर्ट में पढ़ते हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर बता रहा है कि उसका फला फला काम कंप्लीट हो गया हुआ है, एग्जैजरेट करके बता रहा है, हालांकि आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एक एक्टिविटी है वो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है। ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो यहाँ से कोई चीज जाके इधर इसके प्रोजेक्ट पे यूज होगी, तब जाके वो अपना ये काम कर सकता है। तो अभी वो चीज आपने बनाई नहीं है, तो वो किस तरह कह सकता है कि मैंने वो काम कर लिया? ये आपको नजर आ रहा है कि वो अनट्रूथफुल हो रहा है। ठीक है जी। सो ही इज रिपोर्टिंग द डिलीवरी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। व्हाट टू डू? क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? सर, इनको
पीएमओ को इन्फॉर्म करेंगे कि ये हाँ, अब इस प्रोजेक्ट मैनेजर सही को नहीं। आप लाजमी यू विल होल्ड रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बाय नोटिफाइंग हिम ऑफ द डिस्क्रिपेंसी एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेटली ऑन योर प्रोजेक्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब मैं उसको रिपोर्ट, अभी मुझे ये नहीं पता, यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि उसने जो बात की है वो उसका फॉल्ट है। मैंने आपको क्या कहा, उसकी नीयत पे शक नहीं करना, वो रिस्पेक्ट वाले ना उस पर नहीं आता। उससे बात करें, उसे बताएं कि यार ये आपसे एक मिस्टेक हो गई, ये जो आपने गलत भेजा वो गलत है, और अपने प्रोजेक्ट पे उसको बचाने के लिए अब आपको कहता है ना यार, अच्छा तू भी यही लिख दे कि हो गई यार वरना मेरी नौकरी जाएगी, ये नहीं करना। आपने जो सच है अपने प्रोजेक्ट पे वो बताना है, और उसे आप इंटीमेट जरूर कर दें कि यार ये जो आपने रिपोर्ट भेजी है वो मेरी नजर से गुजरी है, तो काइंडली इसको करेक्ट कर लें, ये गलत है। उसकी नीयत पे शक ना करें कि उसने गलत की है। ठीक है, सो ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ इतनी सी बारीकी आती है जो प्रॉब्लम करती है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। Now, you have three sellers bidding on some of सर your, एक जी, एक क्वेश्चन सर। जी बोला। सर डायरेक्टली भी जैसे वो पीएमओ को रिपोर्ट करे, अपनी स्टेटस रिपोर्ट ऐसे ही, करे, और अगर हाँ, हम डायरेक्टली दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर को से बात करते हैं कि आप हाँ, ये चीज गलत कर रहे हैं, हाँ, ये नहीं भी नहीं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता? नहीं नहीं, गलत नहीं कर रहे हम, गलत नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब एफिशिएंसी अपनी बनाने के लिए, वो तो तब है ना कि मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर ओ सो पीएम को, हेड को कहूँ, सर मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ना लीजिएगा। ठीक है, फिर वो है आपको कॉन्फ्लिक्ट कि मैं अपनी एफिशिएंसी बना, ठीक है। सर लेकिन इस केस में तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट एंड फेयर कह रहा हूँ, आपको यही कहा कि प्रॉब्लम आई है तो उसको डील करें ना, कॉन्फ्रंट करें इसके साथ, जिसके साथ मसला उससे बात करें, ऐसे ही है ना। तो हम उससे बात कर रहे हैं कि तो भाई ये, समटाइम्स ये भी हो सकता है ना कि हाँ, वो आगे से कहें कि लाइक आप मतलब मेरे काम में इन्वॉल्वमेंट क्यों ले रहे हैं, मतलब हम कोई लोग इशू नहीं। इसको रिपोर्ट करें पीएमओ को हाँ, तो कोई मसला, ये किसी ये चीज तो के। भाई सच्चाई की कॉस्ट है, एथिक्स की हमेशा कॉस्ट होती है, याद सर रखें। मतलब हम यही तो पढ़ रहे हैं कि भाई पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रख, वो करें जो सच है, दैट्स इट। ठीक हो क्या? ठीक है। अच्छा, नाउ you have three sellers bidding on some of your project work. You have worked with one of the sellers before and know they do excellent work. The project manager from company X calls to ask for clarification on the request for proposal you sent out last weeks so they can better address your needs. आपको पता है पहले भी काम कर चुके हैं, बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और अंदर से आपका दिल भी है कि अल्लाह करे यही जीत जाए। ठीक है, ये मैं खुद ऐड कर रहा हूँ। अब उन्होंने आपसे क्यूरी मांगी है किसी भी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल, अब आपको क्या करना चाहिए? सर जो क्यूरी इन्होंने मांगी है वो हम सारे बिडर्स को सारों देंगे, को जो देंगे, जो वेरी सब्जेक्ट गुड, वेरी गुड, बिल्कुल आपने ताजी ताजी याद पे ऊपर पड़ी थी। Now, है। अच्छा, या तो सबको बताएं तो या फिर किसी को भी नहीं बताएं, ठीक है। Now, as stated in the previous question, a project manager is exaggerating his project status, वो जो पहले हमने देखा था, you notified him of the inaccuracy, अब वो वाली भी बात आ गई, but he still did not change his monthly update। अब बताएं, आपने बता दिया, नियत पे शक नहीं किया ना, उसे बता दिया, लेकिन वो फिर वही कर रहा है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है, करेक्ट। सो जी ऐसे सर। केस में हम अपने मैनेजर को भी, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, और उसके मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे। बेसिकली होता ये है कि आपने, मतलब पीएमओ मैनेजर उसी को हम रिपोर्ट कर रहे हैं ना दोनों, तो या फिर अगर उसका कोई और मैनेजर उसको भी बताएंगे, मींस जो पार्टी इफेक्ट होती है, याद रखिएगा, हमने उसको शिकायत लगानी है जो गलत बिहेवियर या गलत बेईमानी या फ्रॉड या झूठ का विक्टिम बनती है। अब ये पीएमओ को गलत रिपोर्ट जा रही है, या जिस मैनेजर को वो रिपोर्ट कर रहा है उसको गलत बताया जा रहा है, तो मैं उसको हकायक से आगाह करूंगा, लाजमी। अच्छा, दूसरा ये होता है कि या तो ये बात हो, या फिर जो ऊपर रेगुलर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होती है उसको बताते हैं। मसलन किसी जगह चाइल्ड लेबर हो रही है, तो मैंने किसको बताना है? आई वुड रिपोर्ट इट टू दैट पर्सन। हमारे पेट्रोल पंप्स पे हमें पता है, सबको पता है, मीटर्स ठीक नहीं होते। हम में से कितने लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, ये भी नहीं पता होगा किसको रिपोर्ट करनी है एक्चुअली। वी मस्ट डू, दैट इज आवर। अगर इस तरह आप सोचें कि 10,000 पेट्रोल पंप्स के ऊपर एक दिन में रिपोर्ट जाए ऊपर, तो कितना सीरियस एक्शन होगा। बट मोस्ट ऑफ अस वी जस्ट अस्यूम कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस समथिंग, और कुछ नहीं होना। नो, यू प्ले योर रोल, और हम ये बताएंगे। मतलब ये जनरली मैं एथिक्स वाले स्टैंडर्ड को ना, ऐसे लगता है कि जैसे मतलब
ये वो बातें हैं जो हमें मज़हब में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? और हम इसको कितना मिस कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी का बिगाड़ है। एनीवेज़ मतलब मेरे अंदर भी इन जनरल भी, मैं अपनी ज़ात को उससे मुबर्रा नहीं कर रहा, मैं भी इन्हीं में से हूँ। सो नाउ रिपोर्ट द अदर प्रोजेक्ट मैनेजर डिसऑनेस्टी टू बोथ योर मैनेजर एंड हिज। उसके बाद गालिबन 2 रह गए। यू एंड योर फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज रेगुलरली अटेंड योर आमा मैटर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का आपका वो होता है, स्पोर्ट गेम इवेंट होता है, आप इकट्ठे जाते हैं पुरानी कॉलेज की यादें ताज़ा करने के लिए, यूनिवर्सिटी की। एंड योर कंपनी हैज हायर्ड द फर्म योर फ्रेंड वर्क्स फॉर टू डू सम ऑफ द वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। आपका जो प्रोजेक्ट के ऊपर एक कंपनी और है जिसमें आपकी फ्रेंड वो काम कर रही है, उन्होंने आपको इनको हायर किया हुआ किसी काम के लिए। अच्छा, अब योर फ्रेंड इज नॉट इन द डिवीजन दैट इज वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन के वो उस डिवीजन में बिल्कुल काम नहीं करती है जो आपके साथ काम कर रहा है। नॉर इज शी इन्वॉल्व विद एनी ऑफ द वर्क। आपसे रिलेटेड उसका कोई लेना देना नहीं है। Now, your friend calls excitedly and says that due to her efforts this year, she has gotten 2 tickets to the division football game, वो जो आप जहाँ पे इकट्ठे थे, from her boss. So she wants you to go with her. आपको क्या करना चाहिए? Conflict of interest है या नहीं है? सर वो हमारी डिवीजन में काम नहीं करते, बट उसके बॉस ने दिया, बॉस को तो पूरी पिक्चर वो नहीं हमारी। होगी। बॉस को तो पूरी पिक्चर होगी कि नहीं होगी, है ना? बॉस ने दी है, वो खुद नहीं दे रही है। सो मोस्ट लाइकली नो, बिकॉज दिस कुड बी परसीव्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लग ऐसे मतलब कोई और देखेगा तो क्या होगा, तो भाई ठीक है इनको टिकट दिया तो जाहिर है इसी को कॉन्ट्रैक्ट भी मिलना है, फिर फाइनली यही होगा। तो जब भी हमने कहा कि परसीव्ड, आपको लगेगी भी कि बेशक आपकी नीयत ना हो और बेशक उस खातून की नीयत भी ना हो, बट स्टिल इट कैन बी परसीव्ड, तो अस्यूम ये करना है कि यार यस ये है और इट मस्ट बी प्रोवाइडेड। अगर इसी के एग्जाम में आए तो आपने मतलब इसको देखना है, लेकिन it is possible an alternative correct answer might be to disclose the situation to your manager and the sponsor and ask for permission। अगर इस किस्म की बात है तो फिर मतलब वो जो बात हमने पढ़ी हुई कि जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो अगर तो डिस्क्लोज करने की आंसर चॉइस कोई है तो वो पहले करें। उसके बाद आपका स्पॉन्सर कहता है कि ठीक है जाए, कोई मसला नहीं है, यू हैव इन्फॉर्म, ओके गुड। अब मुझे पता है कि आपने उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, इस चक्कर में नहीं लिया, वरना तो स्पॉन्सर को ये शक हो जाएगा कि यार मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक खास कंपनी को प्रोजेक्ट इसलिए दिया है कि उन्होंने मुझे टिकट शिकट दिया। तो अगर मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, डिस्क्लोज कर देता हूँ, फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है यू गो एट विद दिस, तो फिर खैर है। लेकिन अगर ये ऑप्शन चॉइस है ही नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। इट डिपेंड्स कि आपको ऑप्शन चॉइस क्या दी है। सो नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव अ प्रेजेंटेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट स्टेटस टू द सीनियर मैनेजमेंट इन योर कंपनी एंड टू द एक्सटर्नल कस्टमर। The day before the meeting, you realize a delay in the delivery of some critical materials will cause a 2 month delay in the critical path. You do not have time to work out a plan to get the project back on track. Sorry. Acha, before the presentation. So you are sure the delay can be made up and don't want to scare the customer unnecessarily, nor do you want the extra work that will be required if you present the information now. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक प्रेजेंटेशन बिल्कुल फाइनल कर ली और प्रेजेंटेशन देने जा रहे थे जब, या उससे पहले रात रात को आपको पता चला कि यार एक एक्टिविटी लेट हो गई है और वो लेट एक्टिविटी होने की वजह से 2 मंथ का डिले आ जाएगा। अब अंदर खाते आपको पता है कि यार ये 2 मंथ का डिले आप कवर कर लेंगे एंड यू डोंट वांट कि कस्टमर इससे स्केयर्ड हो। अब इस केस में आप जाहिर है मतलब कस्टमर को क्या रिपोर्ट करेंगे, आप क्या उसे बात बताना चाहेंगे कि यार ये मामला है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे बताएं कि सर मैं इस तरह हैंडल करूंगा और इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। आपके पास ये प्लान बनाने का टाइम नहीं है। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं उनको बताऊं ही ना, क्योंकि मैं कवर कर लूंगा, और एक ऑप्शन ये है कि मैं उनको बताऊं। तो आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? तो बताना चाहिए। ऑब्वियसली मैं उनको बताऊंगा और बताने में मैं मेंशन करूंगा कि आई नीड सम टाइम, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं कल तक आपको अपडेट करूंगा कि बनेगा कैसे, बट आई होप वी कैन डू दैट। छुपाना नहीं और उनको
मतलब बैड न्यूज को आपने छुपाना नहीं है, बरी नहीं करना, रादर आप उनको बताएं कि यार ये बात एक्चुअल मुझे इस तरह रात को पता चली है, रफली स्पीकिंग आई होप कि आई कैन मैनेज दिस, लेकिन मैं आपको एक्शनेबल प्लान बना के टाइमलाइन के साथ इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो फॉर नाउ ये वाली जो पॉइंट है इसको आप थोड़ी देर के लिए मेरे स्टेटस रिपोर्ट को पिछला जो मैंने लिखा हुआ है या जो सामने स्क्रीन पे इसको इग्नोर कर दें। नाउ आई गेस दिस इज द लास्ट वन। Yes. Now, you have successfully guided your project team through 4 of 5 phases of your project. Testing one went special. हाँ जी, इसको पढ़े जरा और आंसर दे, मैं ये म्यूट कर देता हूँ, फिर आप अनम्यूट करके जवाब दे दीजिए जी। इसको पढ़ें और खुद आंसर करें। जी सर क्लियर नहीं है, तो मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से हमने मतलब एक्सपर्टीज ले ली थी, ठीक है। ले दें, बिल्कुल उसकी वजह से हमारा काम बड़ा अच्छा हो गया। अगर जी वो ना बताता तो हमारा ना होता, ठीक है। तो क्वार्टरली सीनियर मैनेजमेंट रिव्यू हो रहा था, वहां पे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया आपको, यार क्या काम कर दिया आपने। तो ऐसे मौके पे आपको वेल डन कहते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो काम हम खुद करते हैं उसकी तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करेगा। उसको एक्नॉलेज करेगा जिसकी एफर्ट है। गुड। हम दूसरे के अच्छे काम का क्रेडिट खुद नहीं ले सकते, अपने बुरे काम का ब्लेम दूसरों पे नहीं डाल सकते, बस ये याद रखें। जिसका अच्छा काम है उसको जरूर एक्नॉलेज करें। उन्होंने बताया कि सर ये सो एंड सो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, एक्चुअली इट इज ओनली ही और शी जिसने ये काम किया, ठीक है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम और हर। सो आप किसी के अच्छे काम का क्रेडिट नहीं ले सकते, किसी को बुरे काम का ब्लेम, अपने बुरे काम का दूसरों पे ब्लेम नहीं दे सकते। इट कम्स अंडर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो विद दिस आई कंग्रेचुलेट यू, आपने एक बहुत बड़ा चिल्ला जो है वो काट लिया हुआ है एंड वी आर डन विद दिस। नाउ बाकी डिटेल इंस्ट्रक्शन में इंशाल्लाह थोड़ा फ्री होके आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा कि अगला हफ्ता क्या करना है। बट ब्रीफली आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगले 5 दिन के अंदर अंदर ज्यादा डिले ना कीजिएगा, बिकॉज फिर आप इसको कर ही नहीं सकेंगे। होता है कि बंदा रिलैक्स हो जाता है, अब आपके पास इतना टाइम है नहीं। आई जस्ट वांट कि नेक्स्ट फ्राइडे से आपका प्रैक्टिस टेस्ट शुरू हो जाए, ठीक है। सो और हम प्रॉपर जो है ना अच्छे मटेरियल से प्रैक्टिस करें। तो जितने चैप्टर पीछे रहते हैं उनको सुने, कुछ आपने नोट्स बनाए हुए उनको क्विकली दो गो थ्रू करें, एंड जैसे ही रेडी हो जाए, 5 दिन से पहले हो जाते हैं, डू लेट मी नो। आपको मैं एक पूरा दिन दूंगा, उस पूरे दिन या रात मतलब 24 आवर्स या इवन अगर आपको 2 दिन चाहिए, आप मुझे बता देंगे सर रफली इस दिन को मैं फारिग होऊंगा, इतने बजे मुझे वो आप सॉफ्टवेयर मेरे हवाले कर दीजिए, मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा और ऑनलाइन ही होगा, नेट पे आपको करना होगा। तो यू कैन जस्ट अटेम्प्ट दैट, और जैसे ही टेस्ट हो जाएगा तो फिर आप मुझे वो वापस कर दीजिएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। ओके सर। सर चलो एक क्वेश्चन ग्रुप पे दिया था, वो काइंडली कर वो डिस्कस करना। अच्छा हाँ, वो एक्चुअल में अगेन आई थॉट मतलब उस वक्त मुझे मैंने क्विकली देखा था एक्चुअली, और एक घंटा था मुझे उसको ना एकदम इस मोबाइल स्क्रीन एक्चुअली मुझे भी वो सही तरह समझ नहीं आया एक्चुअली वो नहीं नहीं, क्वेश्चन, पता ये नहीं। एक्चुअल में ना, ये एक्चुअल में क्वालिटी का इशू, मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कुछ सीरियस किस्म के क्वेश्चन बनाए होते हैं जो कि बिल्कुल पीएमपी, इतनी कैलकुलेशंस पीएमपी नहीं आती, ठीक है, ये याद रखिए। खैर, together with your team you applied 3 point estimation on the critical path which consist of 2 activities। 2 एक्टिविटीज हैं और दोनों क्रिटिकल पाथ में, ठीक हो गया जी। अच्छा, द ड्यूरेशन अनसर्टेनिटी क्या है, वो जो पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक वाला था, याद है ना, इज 18 days for the first and an uncertain 24 for the second। Applying the PERT formula for paths beta distribution, what is the duration uncertainty of the entire path। अच्छा अगेन ये आप इसको छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ दें, ये आपको कहीं भी मैंने ये फॉर्मूला नहीं कराया हुआ, ऐसे ही है ना। जी सर जी अच्छा इसको मैंने कहीं भी नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम बिल्कुल छोड़ दें, इसको कोई जरूरत ही नहीं। ठीक अच्छा है। हाँ, तो बाकी अभी आपने रिस्ट्रिक्ट रखना है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा। आप जब ये रीटा वाला पहले 2 क्वेश्चन कर लोगे ना,
आपको अंदाजा हो जाएगा। 2 टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर आप नेट पे जब आपको नजर आएगा, आप अपना दिमाग लड़ाओगे तो जरूर कि यार इसमें क्या करना है, बट देन यू वुड से कि नहीं यार ये तो पुराने वर्जन का लगता है, ये इस पिम्बॉक एडिशन का ही नहीं है, या यार ये तो अजीब क्वेश्चन पूछा हुआ पीएमपी एग्जाम में, ये नहीं है। आपको खुद ही फील आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक अच्छा जी। सर, जी, सर अब वो हमने कंप्लीट तो कर लिया कोर्स, तो अब हम रीटा के जो एंड पे करें, हर चैप्टर के एंड पे बिल्कुल करें, क्वेश्चंस हैं, फिर वो हम बिल, कर लें। बिल्कुल करें। आपको वो एग्जाम में भी कुछ नजर आएंगे, ऑल्दो वो मेरा सॉफ्टवेयर ना क्लाउड पे अपडेट होता रहता है खुद ही, लेकिन जो भी डेटा उसका डाटा बैंक पीछे वो आरएमसी उसको अपडेट करता है तो आ जाता है, बट आपको फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। इनके बारे में एक्चुअली मैं डिटेल इंस्ट्रक्शन जो कह रहा था उसमें देनी थी, लेकिन चलें अभी डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि आपने ना उन सारे क्वेश्चंस को इस तरह करना है कि लॉजिक समझ आनी चाहिए। पूरे आप प्रैक्टिस सेशन में ये बात याद रखिएगा, जो आंसर ठीक है ना उसके पीछे भी लॉजिक जरूर पढ़नी है। मतलब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें। समटाइम्स ये होता है कि आपने एक गलत सोच, लॉजिक सोच के आंसर ठीक किया होता है, आपकी लॉजिक गलत होती है लेकिन क्वेश्चन ठीक हो जाता है लकीली। तो हमारे लिए ये नहीं चलेगा, ये तो फिर तुक्के से ठीक हुआ और एग्जाम डे में इट इट डोंट वर्क, एक्चुअली इट डजंट वर्क। सो आपने क्या करना है, आपने सही आंसर की भी लॉजिक देखनी है, जो गलत हुए हैं उनकी भी देखनी है, और यही थीम है। अच्छा, और लॉजिक से मुराद ये नहीं है कि ठीक है भाई सर। आपने कहा कि यार अच्छा ये एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ ली है एंड दैट्स इनफ, नो। यार एक चेंज रिक्वेस्ट का मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो चेंज रिक्वेस्ट में क्वेश्चन में गलत क्यों हुआ है, मुझे वो चेंज रिक्वेस्ट के स्टेप्स याद है या नहीं, कौन सी चीज जो यहाँ पे मिसिंग हो गई, कौन सी चीज यहाँ पे गलत हो गई। ठीक हो गया। ये वाले एलिमेंट मतलब पीछे जो नॉलेज गलत है, जो कॉन्सेप्ट्स में फ्लॉ है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। वो कर लिया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे पहला स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, इट वुड बी समवेयर 55 to 60, पहला स्कोर आपका ये होगा। लेकिन दूसरे में फिर यू शुड गो, अगर लेट्स से 60 के अराउंड है तो आप 64 63 पे जाएं, तीसरे में आप 70 के करीब जाएं, और फिर 75 एंड सो ऑन। तो 3 से 4 टेस्ट में आपको 75 का टारगेट रखना है। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड। कल का दिन बेशक एंजॉय कर लें, लेकिन आपको अब करना नहीं चाहिए, 4 दिन है आपके पास। ठीक है, ओके सर। चले ओके जी, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच बाकी इंशाल्लाह ग्रुप पे मैं कहा सुना माफ करवा लूंगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।